कानून को एक कैरियर के रूप में चुनने के संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। एलएलबी लोग क्यों करते हैं? सामान्यतः जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, या तो उनके परिवार में कोई विधिक समस्या होती है, या वो किसी लॉयर से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए कुछ लोग लॉ करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो इसको विधि को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए कानून की पढ़ाई करते हैं। वो ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी हो या 12th के बाद में बीएलएलबी हो। तो अगर आप लॉ में ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद पहली बात तो ये है कि आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। और आप जॉब के रूप में इसको ऐसे कैरियर लेना चाहते हैं जिसको नौकरी बोलते हैं, तो आप किसी लॉ फर्म में लॉ एडवाइज़र या लीगल मैनेजर इस टाइप से कोई जॉब कर सकते हैं। जो अधिकतर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो एलएलबी 60% या एलएलएम इस टाइप से वो डिमांड करते हैं, जिनको वो अपने यहाँ पर विधिक अधिकारी के रूप में रखते हैं। तो दोनों चीज़ है, या तो आप कानून पढ़ने के बाद में स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करें, या नौकरी अगर करना चाहें तो लॉ ऑफिसर बन जाएं, लीगल मैनेजर बन जाएं। ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं विधिक में ग्रेजुएट होने के बाद में। और इसके अलावा एक दूसरा होता है जज। तो जज बनने के लिए, सिविल जज बनने के लिए जो परीक्षा होती है वो एलएलबी जब आप हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसके पश्चात आप सिविल जज एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। सिविल जज एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है बड़ा सीमित होता है। अगर आप मान लो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर आप मध्य प्रदेश पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चॉइस करते हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी में जितनी मेहनत, जितना समय आपको लगेगा, और जनरल नॉलेज जिसका कि कोई अंत नहीं होता है, उसकी तैयारी करने में आपको जितना समय लगेगा, सिविल जज की एग्ज़ाम की तैयारी करने में वो समय बहुत कम हो जाएगा और सिलेबस भी बिल्कुल सीमित हो जाएगा। तो डिप्टी कलेक्टर बनने से अच्छा है आप सिविल जज बन जाएं, कम तैयारी में। और ज़्यादा तैयारी करके, अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसको कैरियर के रूप में या जज के रूप में लेना चाह रहे हैं एलएलबी के बाद में, तो जज के लिए, और अगर आप प्रशासनिक सेवा में भी लॉ को एक सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो भी सही है। तो कानून का पढ़ने के बाद में आपके पास में ये चॉइस होती है। वो सिविल जज एग्ज़ाम का सिलेबस इतना इजी है कि आप जो है अभी ये 2020 में आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें प्री एग्ज़ाम के लिए लगभग 12 अधिनियम भर पढ़ना है आपको, जो 110 नंबर के हैं, और जनरल नॉलेज सिर्फ 20 नंबर का है। 10 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान। ये प्री एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं। फिर वैसे ही है तो लगभग इतने ही अधिनियम आपको पढ़ने पड़ते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आप प्रश्न उत्तर देते हैं वैसे ही आप मेन एग्ज़ाम देते हैं। फिर इंटरव्यू सिर्फ 50 नंबर का। तो मेन एग्ज़ाम में आपने बहुत अच्छे नंबर ले लिए तो इंटरव्यू में आपको कोई नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत पड़ सकती है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तो ये लॉ को एक करियर के रूप में चुनना। अब लॉ जो आप करते हैं और आप इसको एडवोकेसी के रूप में अगर चुनते हैं, तो इसके संबंध में बड़ा बेसिक ये है कि जो कानून होता है वो दो प्रकार का है, एक सब्सटेंशियल, एक दूसरा प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मतलब जिसमें प्रक्रिया होती है कि प्रकरण जो है वो जैसे दंड प्रक्रिया संहिता है या सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें कोई भी कानून को लागू करेंगे तो कैसे कार्रवाई प्रारंभ होगी, सिविल मामले में कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी सिविल प्रक्रिया संहिता में, या अगर कोई आपराधिक मामला है तो कार्रवाई कहाँ प्रारंभ होगी, कैसे रिपोर्ट दर्ज होगी, कैसे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, न्यायालय में जाएगा तो वहाँ क्या कार्रवाई होगी, जमानत, मुचलका, ये सब चीज़ें। तो प्रोसीजर लॉ हुआ। दूसरा होता है सब्सटेंशियल लॉ, जिसमें हर एक शब्द की परिभाषा दी होती है। जैसे भारतीय दंड संहिता जो है उसमें आपको हर चीज़ की परिभाषा मिलेगी कि हत्या का मतलब क्या, उसकी परिभाषा, चोरी उसकी परिभाषा, उद्दापन उसकी परिभाषा। तो ये सब हो गया सब्सटेंशियल लॉ। तो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप लॉ को एक लॉयर के रूप में कैरियर चुनना चाहते हैं, तो
इफ़ यू आर वेल इन प्रोसीजरल लॉ, अगर आप प्रक्रियात्मक विधि में बहुत अच्छे हैं, तो गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जिला न्यायालय में जाइए, वहाँ प्रक्रियात्मक विधि का ही अधिकतम उपयोग होता है। एंड इफ़ यू आर वेल इन सब्सटेंशियल लॉ, यानी कानून के एक एक शब्द के बारे में ज्ञान होना, जूरिस्प्रूडेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और किसी भी जैसे 420 के अंतर्गत आकर भारतीय दंड संहिता में अगर बोले कि परिभाषा क्या है, उसके एक एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे से पता है, तो उसमें आपको जो प्रक्रिया, आप जो प्रैक्टिस का जो तरीका होगा, वो आपके लिए हाई कोर्ट बहुत अच्छा है। सो इफ यू आर वेल इन प्रोसीजर लॉ, गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इफ यू आर वेल इन सब्सटेंशियल लॉ, go to high court. And if you think you can make law, then go to Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करिए जब आपको लगता है कि आपकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो चुकी है, कानून का आपको इतना ज्ञान हो चुका है कि आप नए आपको आइडियाज़ आते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ये जो आपको बाधा नहीं है। आप एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होने के बाद में 2 साल आपको तो पहले जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ के किसी लॉयर के अंतर्गत आपको जो है पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसमें ऐसा लॉयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। जब आप वहाँ की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तब आप वहाँ पर जो है एक जो प्रक्रिया है वहाँ की पूरी जान जाते हैं और कैसे वहाँ पर काम होता है वो देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ एक मतलब मुझे तो अजीब लगता है कि जो व्यक्ति ड्राफ्ट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, वो बहस नहीं करता। बहस करने वाला दूसरा व्यक्ति सीनियर काउंसिल होता है, जिसके निर्देश पर वो ड्राफ्टिंग होती है। तो ये लॉयर के रूप में कैरियर है। जज के रूप में अगर आप कैरियर के उसमें चुनाव करते हैं सिविल जज के रूप में, तो सिविल जज बनने के बाद आप प्रमोशन के द्वारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट जज बनना है तो ये हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ईयर एट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप 10 साल प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको एलिवेशन के द्वारा आपको हाई कोर्ट जज बनाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब आप ऐसा एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि 10 साल से आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी आपको जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो ये कानून पढ़ने के बाद में जो आपको करियर के रूप में आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं वो मैंने आपको जानकारी दी है। और इसके आगे जो भी कानून संबंधी जानकारी है वो अगले इसमें मैं आपको बताता रहा हूँ। थैंक यू।